बड़ी ही शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर। सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा यारो जब कामयाबी शोर मचाएगी। देखिए, अगर आज की डेट में इस दुनिया में किसी भी इंसान ने कुछ अचीव किया है तो उसने पहले सपने देखे हैं, उन सपनों को बुना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, मम्मी हमारी स्वेटर बुनती है, उसी तरीके से उनके द्वारा अपने सपने बुने गए हैं, उनके ऊपर काम किया गया है। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके जो रास्ते में कभी मुश्किलें नहीं आई है, मुश्किलें आएंगी आएंगी। इसलिए तो चाणक्य साहब के द्वारा बोला गया कि दूसरों की गलतियों से सीखो। तो कुछ तो काम ऐसा करो कि दूसरों की गलतियों से सीखो, और कुछ आप लोग जब उसको करना खुद से स्टार्ट करेंगे तो आप लोग उनको भी अपने आप रेक्टिफाई करते चले जाएंगे। अच्छा, ये गलती है, इसको इस तरीके से सही करेंगे। क्योंकि इंसान जब चलना स्टार्ट करता है तो रास्ते में गड्ढे मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है कि उन गड्ढों में से कूद के जाना है, उन गड्ढे के साइड में से निकलना है, या फिर उन गड्ढे में अपने आप को गिरा के चलना है। अब हर एक इंसान की अलग अलग टेंडेंसी होती है, इसीलिए एक ही गोल होता है, एक ही टारगेट होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, एक इंसान है कि 1 साल में बन गया, एक इंसान है कि 2 साल में बन गया, एक इंसान है कि 5 साल में बन गया, और एक इंसान है कि कभी बना ही नहीं। तो ये हर एक इंसान का एक पैटर्न रहेगा। उसकी इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई अलग अलग प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी जिनके साथ में वो जूझ रहा होगा। तो हर एक इंसान का पाथ जो होता है वो अलग होता है, पर लेकिन मंजिल जो होती है वो मैक्सिमम लोगों की आप लोगों को एक नजर आएगी, हाँ यार ये टारगेट अचीव करना है। अब जिसका रास्ता जितना शानदार होगा, जिसका प्लान जितना शानदार होगा, उतनी ही जल्दी वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। अब आप लोग देखिए अपने आप को कि आप लोगों के प्लान में क्या कमी है, क्या खामी है, और उसको रेक्टिफाई कर कर आगे बढ़िए। फीडबैक सिस्टम हमेशा अपना ओपन रखिए। अगर कोई दिक्कत कहीं पर आती है, अपना एग्जाम का सिलेबस देखिए, अपना पुराने क्वेश्चन पेपर उठाइए और अपने आप को चेक करते रहिए कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो किस डायरेक्शन में चल रही है। और यही एक अच्छा तरीका है अपने आप को चेक करने का, वरना आप लोग पढ़ते रहेंगे और पता नहीं चलेगा कहां पर आप लोग पहुंच गए। तो इसलिए हमेशा अपने आप को चेक करते रहिए, जिससे कि आप लोगों को पता रहे कि आप लोग सही ट्रैक पर हैं या फिर आप लोगों का ट्रैक जो है वो गलत डायरेक्शन में चल रहा है। वरना चलते जाओगे और सही मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। तो अगर चाहते हो कि मंजिल जो है वो एक तरीके से ऐसा नजारा देखी कामयाबी शोर मचाए, तो अपने आप को आप लोगों को हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कंफ्यूजन में भी कई बार आप लोगों को डाल सकता है अगर एग्जाम में आ जाए। आप लोगों को देखता हूं कौन कौन इसका सही आंसर देता है। चैलेंज की तरीके से लेना इस क्वेश्चन को। बात की जा रही है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव जो सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको पीईएसओ के नाम से भी आप लोग जानते हैं। आप लोगों को ये बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है, क्योंकि नॉर्मली जैसा इसका नाम है वैसे आप लोगों को इसकी मिनिस्ट्री नहीं देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहां पर मैंने पहले ही आप लोगों को उन्हें कहते हैं कि आगाह कर दिया है कि आंख बंद कर कर कृपया जो उन्हें कहते हैं गाड़ी न चलाए, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करना है कि अच्छे से आप लोगों को इसका आंसर देना है। ये कम्युनिटी में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर कई सारे बच्चों के द्वारा यहाँ पर इसका आंसर दिया गया। बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि आप लोगों की जो मंथली करंट अफेयर की वीडियो आती है, अब की बार मई मंथ की आने वाली है, तो मई मंथ आप लोगों को कंप्लीट हुआ है। तो एक तो बोला था मैंने कि आज शाम आप लोगों को ये वीडियो चाहिए, दूसरा बोला था ये 6 तारीख को सुबह चाहिए संडे में, और तीसरा बोला था कोई और सजेशन हो। तो मैक्सिमम जो बच्चों के द्वारा 73% बच्चों के द्वारा जो यहाँ पर वोट डाली गई है वो संडे को सुबह 6 बजे इसके ऊपर वोट डाली गई है। आज मैं इसको 12 बजे तक देखूंगा। अगर 12 बजे तक आप लोगों की जो वोटिंग है, जो भी यहां पर रिजल्ट रहेगा उसी के हिसाब से आप लोगों की वीडियो आएगी। तो 12 बजे तक आप लोग यहां पर वोटिंग कर सकते हैं। जैसे चैनल के ऊपर जाएंगे तो कम्युनिटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, इसके अंदर आप लोग वोटिंग कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखें कल तो ये 70% था, बढ़कर 73% यहां पर हो गया। तो इसी के बेस पर फिर आप लोग का जो मई मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। अगस्त से लेके अप्रैल तक का मैं हर महीने का कवर कर चुका हूं। प्लेलिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी मंथली करंट अफेयर की, और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर अब तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो वहां से जाकर आप लोग ये चीजें डाउनलोड कर लेना, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है। तो टेंशन मत लेना, अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। इसके बाद में जब ये मंथ आप लोगों का कवर हो जाएगा, फिर आप लोगों का जो करंट अफेयर देखने को मिलेगा वो होगा जून और जुलाई का। और मैंने बोला था कि 16 महीने का करंट अफेयर आप लोगों को कवर करा दूंगा, तो उसी के पैटर्न पर हम लोग चल रहे हैं। तो आप लोग अपना रिवीजन भी करते रहिए और पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। आइए अब आगे बढ़ेंगे। आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या बातें हैं वो समझेंगे। आज के एडिटोरियल बहुत शानदार हैं, पढ़कर आप लोगों को मजा आ जाएगा, क्योंकि मुझे भी जिस तरीके से मजा है उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर काफी कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, छोटी सी बोलना हालांकि गलत होगा, इसको एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है जिसके चलते बहुत लार्ज स्केल पर बच्चों के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। यह सीबीएसई के 12th क्लास के जो एग्जाम थे वो पोस्टपोन नहीं किए गए, कैंसिल कर दिए गए। कैंसिल का मतलब ये होता है कि अब ये एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगे। अब इस साल का जो रिजल्ट है वो सीबीएसई के द्वारा जो उसके पास में आंकड़े हैं बच्चों के अब तक का, उनके बेस पर डिक्लेयर किया जाएगा, और उसी के बेस पर फिर यहाँ पर आगे बच्चों का एडमिशन होगा जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये एक लंबी मीटिंग चली,
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अध्यक्षता में, तो उसमें यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि हेल्थ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है। तो यहाँ पर सबने यहाँ पर काफी अच्छे से इसको लिया है। यहाँ पर चाहे कोई अपोजिशन का लीडर हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई से भी हो, सबने अप्रिशिएट किया है ये जो डिसीजन यहाँ पर निकल कर आया। और जरूरी भी था यहाँ पर, क्योंकि वही बात मैं फिर से बोलूंगा, जान है तो जहान है, वरना दिक्कत आप लोगों को फिर यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, अभी यहां पर तो इसी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये सही है फिर गलत है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। या फिर जो बच्चे पढ़ रहे थे इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनकी क्या राय है इसको लेकर, वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं। ठीक है, मेरे राय में तो देखिए सही हुआ, बाकी आपकी राय जो है आप लोग बताइएगा। आगे बात करें यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के अंदर जो अभी रस्साकसी चल रही है, तो जो चीफ सेक्रेटरी थे उसको लेकर यहाँ पर अभी जो बातें सामने निकल कर आई, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कई सारे राज्यों के द्वारा यहाँ पर आरोप लगाया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अफेयर में घुसने की कोशिश कर रही है, क्योंकि रिसेंटली अभी जो यहाँ पर सेक्रेटरी थे उनके द्वारा यहाँ पर उनकी बेसिकली पोस्ट जो है वो छोड़ने की बात की गई, क्योंकि उनको बोला गया था कि वो सेंटर पर डेपुटेशन पर जाएंगे। ये बेसिकली एक पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, पर लेकिन रियलिटी में ये एक तरीके से ये भी बोला जाता है कि एक फेडरल सिस्टम जो है, संघवाद का ढांचा जो है, अगर कोई भी पर्टिकुलर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पर्सन जो है वो स्टेट कैडर के अंदर जाता है, तो फिर ये स्टेट के अंदर उसकी बेसिकली एक तरीके से ऑथोरिटी रहती है और वो वहीं पर ही अपना जो काम करता है। तो सेंटर जाकर इस तरीके से इंटरफेयर करे किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर, तो ये यहां पर कहीं ना कहीं एक अलग पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, तो ऐसी रस्साकसी, ऐसी जो टग ऑफ वार आप लोगों को यहां पर जल्दी देखने को मिल जाती है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की गई है, तो देखते हैं कितनी जल्दी यहां पर ये सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होती है, फिर इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाकी यहां पर जो बात की जा रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्फन बच्चे हैं उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब तक इसके बारे में कोई डिटेल प्लान क्यों नहीं है। हमारी कंट्री में भी एक स्कीम लेकर आएगी, जिसके बारे में हम लोगों ने कल कार्टून भी देखा था कि बच्चों को 10 लाख रुपए देने की बात की गई है, पर लेकिन वो 10 लाख रुपए जो है एक तिजोरी के अंदर बंद है और इस तिजोरी की चाबी इतनी ऊपर है वो यहां पर बच्चों का हाथ नहीं पहुंच रहा है। मतलब क्या, बच्चे अभी काफी छोटे हैं और उनको बोला गया 23 साल की उम्र में यहां पर उनको वो फंड मिलने वाला है, जो कि 10 लाख रुपए का ये फंड होगा, जिन बच्चों के लिए क्रिएट किया जा रहा है आज की डेट में। हालांकि यहां पर बच्चों की एजुकेशन जो है, टेक्स्ट बुक वगैरह या फिर जो भी उनकी यूनिफॉर्म इक्विपमेंट जो भी रहेंगे उससे रिलेटेड वो यहां पर गवर्नमेंट वहन करेगी, और इसी के साथ में हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया गया है 18 साल की उम्र तक जिन बच्चों ने अपने मां बाप गवा दिए हैं कोविड-19 की बीमारी के चलते। तो ये एक अच्छी स्कीम आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन अब तक यहां पर इसके बारे में कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई एक प्लान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने बस आकर अनाउंस कर दिया है, एक पूरा जो लेखा देखा इसका होना चाहिए था वो नहीं है। तो इसलिए कुछ लोग जो है यहां पर कोर्ट में पहुंचे और फिर बोला कि गवर्नमेंट को इसका डिटेल प्लान सामने निकालो, ताकि समझ सके कि रियलिटी में चल क्या रहा है, क्योंकि वरना इस तरीके से बोलना कि हाँ सही है ये है, पर लेकिन बाद में पता चला कि कोई ऐसा प्लान ही नहीं था, बस हाँ ऐसे ही आकर चीजों को बता दिया, तो वो सही डिसीजन नहीं है। तो इसलिए यहां पर कोर्ट ने बोला है कि प्रॉपर प्लान आप लोग बताइए। अभी आज के आर्ट एडिटोरियल में एक बड़ा ही शानदार आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, आरटीआई इंफॉर्मेशन के बारे में है कोविड-19 को लेकर। उसमें आप लोगों को जानकर हैरानियत होगी कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट के द्वारा फिलहाल अभी ये पेंडेमिक टैकल किया गया और किस तरीके से कहां पर क्या क्या दिक्कत देखने को मिल रही है। हालांकि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है वो आर्टिकल, पर लेकिन रियलिटी में कुछ फैक्ट आप लोगों के सामने होंगे जो जनता से अब तक छुपाए जा रहे हैं, और वो आप लोग अगर यहां पर कोई एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप लोग करना चाहते हैं, अगर आप लोग कुछ ऐसे फैक्ट लिखना चाहते हैं एग्जाम में जहां पर गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज भी करना है और वहां पर सजेशन भी देना है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, सामने वाले को क्रिटिसाइज तो आप लोग कर रहे हैं कि हाँ ये गलत कर रहे हैं, पर लेकिन साथ में सॉल्यूशन भी दे रहे हैं कि इसको ऐसा करना चाहिए था। तो वहां पर जब आप लोग ये पॉइंट यूज करोगे तो आप लोगों को काफी फायदा देखने को मिलेगा, तो इनको आप लोग वहां पर यूज कीजिएगा। तो बड़ा ही प्यारा एडिटोरियल है, डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। आगे बात करें आईएमडी, इसको बोलते हैं इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो हमारी कंट्री में जो हमारी कंट्री में अर्थ साइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, उसके अंडर में ये आता है और किस तरीके से मॉनसून रहने वाला है उसके बारे में ये फोरकास्ट करता है, यानी कि कैसा हमारी कंट्री में बारिश रहने वाली है उसके बारे में बताता है। तो उसी के चलते यहां पर ये लॉन्ग पीरियड एवरेज निकालता है, जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बेस पर फिर ये बताता है। तो अभी उसके बेस पर इसके द्वारा बताया गया कि मॉनसून अच्छी खासी रहने वाली है, और सेंट्रल इंडिया में जो एस्टिमेशन लगाया गया था उसमें 6% और इंक्रीज देखने वाला है। तो अच्छी बात है, बाकी तो पता चलेगा जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वो सारी बातें हम लोग जान पाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई साहब ये बता दो आप लोग कि 18 से लेके जो 44 साल के बच्चे हैं जिनको आप लोगों ने बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट अपने आप देखे,
उनको प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है जब यहां पर वैक्सीनेशन की बात आती है, उनको क्यों इग्नोर किया जा रहा है। तो इसी के चलते यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसका आंसर देखते हैं क्या निकल कर आते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आज की डेट में जो ये यूथ है यही आगे चलकर पूरे देश को आगे लेकर चलने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा चाइना के द्वारा एक पॉलिसी भी लेकर आई गई है, उसके बारे में एक छोटा सा एडिटोरियल है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। चाइना ने अब अपनी कंट्री में 3 बच्चे अलाउ कर दिए हैं। पहले चाइना 1 बच्चा अलाउ करता था, फिर लगभग 2013 में उन्होंने 2 बच्चे अलाउ कर दिए, अब 3 बच्चे अलाउ कर दिए। अपनी पॉपुलेशन की जो एक तरीके से बुढ़ापा देखते हुए उनकी जो पॉपुलेशन जो काफी बूढ़ी हो रही है, जिसके चलते ह्यूमन रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है किसी कंट्री में, उसके चलते चाइना के द्वारा ये डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो एक अभी आर्टिकल छोटा सा ऐसा भी था यहां पर जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसमें ये बोला गया कि इंडिया को क्या सीखना चाहिए चाइना के इस पैटर्न से। देखिए चाइना अभी हरकतें कर रहा है, पहले उनके द्वारा 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आई गई, काफी लंबे समय तक वो चलती रही, फिर उनके द्वारा 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दी गई और अब 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दी गई। तो हम लोगों को क्या सीखना चाहिए, चाइना किस तरीके से अपनी चीजों को लेकर चल रहा है। तो एक अच्छा सा एक जब क्लासिकल उदाहरण सामने होता है तो इंसान को उसी पैटर्न में अपना काम करना चाहिए। ये थोड़ी ना कि एक इंसान जो है वो बल्ब बना के चला गया, आप लोग बल्ब यूज ही नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो बोले नहीं मुझे तो अपना ही खुद का बल्ब बनाना है, ये तरीका नहीं होता है। अब वो जो बना के चला गया उससे आगे देखो ना आप लोग क्या कर रहे हैं। तो यही वर्ड बोला जाता है चाणक्य साहब के द्वारा कि जिंदगी जो है बड़ी छोटी है, अगर खुद गलती कर कर आप लोग सीख कर आगे बढ़ोगे। कुछ गलती कर लो समझ में आता है, पर हर गलती को आप लोग इस तरीके से रिपीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोला जाता है कि इंसान को जो है दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। तो उसी के बारे में भी यहां पर कुछ बातें बोली गई है। बाकी ड्यू यूनिवर्सिटी के द्वारा, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा बोल दिया गया कि सीबीएसई जो भी मैकेनिज्म बनाएगी एडमिशन के लिए, हम लोग उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि 12th के एग्जाम तो होने वाले हैं नहीं है। तो अब क्या पैटर्न फॉलो कर किस मेरिट के बेस पर कैसे मेरिट बनेगी, हाँ बच्चों को एग्जाम कराया जाएगा। तो जो भी यहां पर सीबीएसई जो है बेसिकली लेकर सामने आएगी उसी को हम लोग फॉलो यहां पर करने वाले हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि सब मिलकर इस तरीके से काम करें। कैंसिल करने की बात की गई जब यहां पर क्लास 12 के रिजल्ट, तो केजरीवाल साहब के द्वारा बोला गया कि काफी बड़ा रिलीफ देखने को मिल रहा है और ये यहां पर काफी जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी इसको लेकर, तो ये बच्चों के माइंड पर जो प्रेशर चल रहा था उसके लिए भी एक अच्छा डिसीजन आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। कोविड-19 की जो दवाइयां हैं काफी एक बड़ा यहां पर जत्था हमारी कंट्री में भी देखने को मिला। स्पुतनिक जो दवाई आ रही है तो 27.9 लाख डोजेस हैदराबाद में यहां पर भी देखने को मिला। 3rd कंसाइनमेंट जो तीसरा कंसाइनमेंट यहां पर निकल कर आया, तो दवाई काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में आ रही है। पर लेकिन सबसे बड़ी जो मिसमैच देखने को मिल रही है कि किस प्राइस पर किस किस को ये दवाई बेची जा रही है, तो उसके डेटा के बारे में भी बात करेंगे। तो एडिटोरियल देखेंगे तो आप लोग काफी सारी चीजें जान पाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है काफी ज्यादा पोरस बॉर्डर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है, हालांकि अब उसको टाइट कर दिया गया है। और अगर बात करें हमारी कंट्री काफी बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ में शेयर करती है, सबसे बड़ा बॉर्डर हमारी कंट्री बांग्लादेश के साथ में शेयर करती है। आप लोगों को ये बताना है पाकिस्तान कौन से नंबर पर आता है जब हम लोग बॉर्डर शेयर करने के बारे में बात करते हैं। कई सारे हमारी कंट्री के लोग जो हैं इलीगल तरीके से, इलीगल क्या बोलिए जाने अनजाने में भी यहाँ पर बॉर्डर जो है क्रॉस करके चले जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कई सारी जो प्रोविजन है उसके चलते यहाँ पर लंबे समय तक उनको वहां पर फिर अपना टाइम बिताना पड़ता है और कई बार तो वापस भी नहीं आते हैं पाकिस्तान से अगर कोई चला जाता है, तो कई सारी ऐसी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा रिपैट्रिएट कर दिया गया हैदराबाद टैकी, यानी कि हैदराबाद के जो हमारी कंट्री के एक पर्सनैलिटी थे जो कि बेसिकली हमारी कंट्री में वापस आ रहे हैं। तो ये अभी यहाँ पर एक अच्छा डिसीजन आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सही है कि इंसान जो है वापस आ रहा है, तो खुशकिस्मत है जो वापस आते हैं अगर कोई चला जाता है। ब्रिक के बारे में बात की जा रही है। ब्रिक की फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये एक तरीका एक्रोनिम है यहाँ पर इन कंट्री का, जो कि यहाँ पर नाम निकलकर सामने है। इनके द्वारा अभी ग्लोबल लेवल पर जो कोविड-19 चल रहा है तो उसमें इंडिया की हेल्प करने की बात की जा रही है। तो इसमें चाइना के द्वारा बोला गया कि वो इंडिया की हेल्प करेंगे। तो एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर प्रसाद साहब के द्वारा जब पार्टिसिपेट किया गया फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हो रही थी ब्रिक की, तो उसमें यहां पर ये बातें भी सामने निकल कर आई। तो देखते हैं, चाइना से अब तक हम लोगों ने कोई हेल्प नहीं ली है। अच्छी बात ये, रीजन क्या है अच्छी बात बोलने का, क्योंकि चाइना जो है वो हेल्प करता है तो उससे ज्यादा वो उसमें वहां पर फायदा उठाने की सोचता है। तो इसीलिए इंडिया ने चाइना से हेल्प नहीं लिया कि हाँ वो उससे फ्री में कुछ ले ले। इवन इंडिया ने ताइवान से हेल्प ले ली, इंडिया ने अलग अलग कंट्री से हेल्प ले ली, पर चाइना से हम लोग सब कुछ खरीद रहे हैं पैसा देकर बाकायदा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चाइना से हेल्प ले रहे हैं तो उनको पैसा दिया जा रहा है, इस तरीके से हमारे पास में सामान आ रहा है। तो ये एक मुझे तो पर्सनली अच्छी बात लग रही है, ताकि कल को बोल नहीं सके चाइना कि हाँ हमने इंडिया की हेल्प की थी उनकी दिक्कत जो टाइम में यहाँ पर। तो ये सही है, क्योंकि चाइना वैसे भी हर जगह उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। तो ऐसे इंसान से हेल्प लेना ये खतरे से खाली नहीं है, वरना जरा सी देर में एहसान दिखा देगा कि हाँ तुम्हारी हेल्प की थी, तुम्हारी उस टाइम पर हिम्मत ही क्या थी, तुम उसके साथ में बेसिकली फाइट नहीं कर पा रहे थे। तो ये सही भी है, इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान भी एक रेस्पेक्ट की नजर से देखेगा, वरना बोलेगा हाँ हेल्प की है वैसे मुझे इसके साथ में कंपेयर करते हैं। तो वो वाली कई सारी एक टेंडेंसी निकलकर सामने आती है। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये है लेफ्टिनेंट जनरल अजीत सिंह। ठीक है,
तो रिसेंटली इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ अंडमान जो निकोबार कमांड है उसके लिए। तो कई बार नॉन यूपीएससी एग्जाम में आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हल्का फुल्का सा आइडिया रखिएगा तो एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर श्रीलंका में जो कार्गो के अंदर आग लगी थी, तो 2 वीक तक लंबे समय तक यहाँ पर ये चीजें चलती रही, तो काफी वर्स कंडीशन देखने को मिली, काफी ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। तो अब चीजें जो है वो कंट्रोल है, पर लेकिन पोल्यूशन जो फैला उसको देखते हैं कैसे कंट्रोल किया जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में। चाइना के द्वारा अभी यहाँ पर एक नया बहुत बात की जा रही है, चाइना रिपोर्ट किया है ह्यूमन केस ऑफ बर्ड फ्लू स्ट्रेन का। देखिए चाइना के अंदर ना बहुत लार्ज स्केल पर ये नहीं देखने को मिलता है कि क्या क्या चीजें वो नहीं खाते हैं, यानी कि कोई रेयर चीज ऐसी होगी। एक बार तो ऐसी खबर आई थी चाइना के अंदर कि इंसानों तक को चाइना के अंदर खाया जा रहा है। हालांकि आगे चलकर उस रिपोर्ट को जो था बेसिकली डिनाई किया गया, पर लेकिन ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही थी चाइना के अंदर, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो कैसे उनको खाना खिलाना है, कैसे कंडीशन है। तो ये लग रहा था कि इंसानों को मरने के बाद में होता ही क्या है, मरने के बाद में जला देते हैं फिर दफना देते हैं, तो क्यों ना खाने के लिए यूज कर ले जाए उनको। ऐसी भी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कई सारी बर्ड, कई सारे जो भी इनको लगता है वो खाने लायक है, खाते हैं सारी चीजें। तो इसलिए नए नए यहाँ पर वायरस, नए नए स्ट्रेन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे H1N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन यहाँ पर अभी चाइना के अंदर रिपोर्ट किया गया, जो कि आगे आने वाले टाइम में अगर इसके बारे में अगर ढंग से चीजों को नहीं समझा गया तो बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि अगर जूनोटिक बीमारी के बारे में बात करें तो उनके पैथोजन के बारे में स्टडी करने के लिए WHO भी यहां पर सामने निकल कर आया, यहां पर किस तरीके से उसको टैकल करके चलना है ताकि कल को अगर कोई दिक्कत हो जाए तो उसको टैकल किया जा सके। अभी यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में एक कोलैबोरेशन आप लोग बोल सकते हैं देखने को मिल रहा है ताकि चीजें कंट्रोल की जा सके अगर कोई बुरी कंडीशन बनती है कोई वायरस को ध्यान में रखते हुए। आगे बात करें इसके बारे में, आप लोगों से जो हमारी नैनो मैगजीन यानी कि PIB वाली वीडियो आती है शाम को 10 बजे, उसमें मैंने आप लोगों को इसमें डिटेल में डिस्कस भी किया था चाइना की 17+1 वाली पॉलिसी। देखिए यूरोप के अंदर 27 कंट्री बच गई हैं जब से यूके बाहर निकला है, तो ब्रेक्जिट के बाद में। अब यहां पर इसमें से लगभग मोटे मोटे तौर पर अगर देखिए कई सारी कंट्री ऐसी है जिनको चाइना अपने साथ में मिलाकर रखता है। यानी कि चाइना क्या करता है, फूट डालो वो शासन करो वाली नीति जो अंग्रेज फॉलो करते थे, चाइना आज के डेट में अंग्रेजों के अंदर घुसकर ये नीति फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर हुआ क्या, अभी इसमें ल्यूथानिया जो कंट्री था वो बाहर निकल गया, तो ये 17+1 जो था यहां पर ये C16+1 हो गया, जिसमें चाइना के अच्छे खासे कॉन्टैक्ट है। चाइना क्या करते हैं, इन कंट्री को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, FDI का इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कोई रोड डेवलपमेंट का कोई काम करना है, चाइना यहां पर पोर्ट डेवलपमेंट का कोई काम करना है, कुछ भी अगर कोई ऐसी सड़क डेवलपमेंट करना है, कोई बिल बनाना है, तो काफी कुछ देखने को मिलता है। और इसी के साथ में जो चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है तो उसमें भी यहां पर पार्टिसिपेट कराने की कोशिश करता है। तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्री जो है आज के में चाइना का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उसका पार्ट भी बन चुकी है। ठीक है, तो यहां पर अभी ये बात की जा रही है कि यूरोप को एकजुट होना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि अगर सारी यूरोपियन कंट्री मिलकर अगर साथ में आए, यानी कि चाइना के साथ में अगर ये 27+1 हो जाए तो फायदा रहेगा, वरना इस तरीके से चाइना क्या कर सकता है, यूरोप में भी फूट डालने की कोशिश यहां पर कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से फायदा होगा कि सब यहां पर मिलकर है, वो नहीं कि किसी इंडिविजुअल के लिए फायदा पहुंचाया जा रहा है। जैसे मैं क्या करूं, आप लोगों को लेक्चर जो है कुछ इंडिविजुअल को प्रोवाइड करूं, बाकी को लेक्चर प्रोवाइड ना करूं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तरीके से ये सही बात नहीं होगी, सबको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहां पर चाइना अगर काम कर रहा है तो सबके साथ करे, ऐसा पैटर्न नहीं होना चाहिए जैसा चाइना यहां पर फॉलो करके चल रहा है। ये तो वही होगी अंग्रेजों वाली जो मैंने बात की कि फूट डालो शासन करो वाली नीति आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, आइए अब नजर डालेंगे एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल बड़े शानदार है, सुनकर आप लोगों को मजा आएगा और काफी कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा। एक एक कर देखेंगे क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है और क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए निकल कर आएगा। देखिए क्वेश्चन कई सारे बच्चे काफी शानदार तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, एक दूसरे का आंसर रिव्यू किया करो। आप लोग फेसबुक पर आंसर लिख सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर आंसर लिख सकते हैं, दोनों लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाते हैं। तो ये आप लोगों को अच्छे से चीजों को अटेम्प्ट करके चलना है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें यहां पर किस तरीके से हम लोग कोविड-19 के चलते जो कोविड-19 डिप्लोमेसी 2.0 के बारे में बात की जा रही है, तो वैक्सीन को लेकर कैसे चल रहे हैं, तो ये वाला जो आर्टिकल हो गया। और यहां पर अभी जो फिलहाल कंडीशन जो खराब चल रही है उसको लेकर अभी किस तरीके से इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो रही है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये वाला आर्टिकल और इसके साथ में यहां पर अगर बात करेंगे साइड वाले पेज में जब आप लोग जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात की जा रही है, FDI पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये वाला आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, पेंडेमिक में किस तरीके की पॉलिसी चल रही है। ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे, जो कि इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। तो ये कुछ आर्टिकल ऐसे जिनमें कई सारे पॉइंट जो है आप लोगों को ओवरलैप नजर आएंगे। जैसे ये वाला आर्टिकल इकोनॉमी के बारे में बात करें, इसको इसके साथ में कंबाइन कर FDI वाले के साथ में डिस्कस किया जा सकता है, जिसमें काफी सारे पॉइंट आप लोगों को ओवरलैप नजर आएंगे।
जो कि आप लोग अंडरस्टैंड यहां पर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइड वाला आर्टिकल मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में काम कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। कई सारी जो बातें हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाएगा, तो समझेंगे। वन ऑफ द बेहतरीन आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं जो कि आज के डेट में ये चाइल्ड लेबर के बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से चाइल्ड लेबर की कंडीशन बढ़ती हुई जा रही है, खासकर कोविड-19 के चलते, आखिर ऐसा क्या देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में कुछ प्रोविजन संविधान के अंदर, इंटरनेशनल लेवल के क्या रूल और रेगुलेशन है, वो हम लोग समझेंगे। और ये साइड वाला जो आर्टिकल है, ये है चाइना की जो 3 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। पहले आप लोगों को यहां पर इसका एक ओवरव्यू दे देता हूं चाइना के बारे में। हमारे लिए डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर हाँ कंपैरिजन के तौर पर अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए या फिर कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाए, तो एक मोटे मोटे तौर पर आप लोग याद रख सकते हैं। और नॉन यूपीएससी टाइप एग्जाम जो होते हैं आप लोग के, एसएससी बैंकिंग वगैरह, उनमें क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो समझ लेते हैं इसके बारे में क्या बात की जा रही है, ढंग से देखिएगा। चाइना के अंदर यहां पर 1979 के अंदर में एक पॉलिसी लेकर आई गई जिसको बोला गया वन चाइना पॉलिसी। रीजन क्या था? वन चाइल्ड पॉलिसी। रीजन क्या था? रीजन ये था, देखिए कंपेयर भी आप लोग कर सकते हैं। एक तो है वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी में चाइना बोलता है कि बेसिकली हांगकांग वगैरह हो गई, ये मेरा ही पार्ट है, ठीक है। तो उसके चलते ताइवान को भी अपना ही पार्ट मानता है, तो ये वन चाइना पॉलिसी हो गई। पर लेकिन हम लोग वन चाइना पॉलिसी की नहीं, वन चाइल्ड पॉलिसी की बात करें, ये भी चाइना की पॉलिसी है। तो 1979 में चाइना के द्वारा पॉलिसी लाई गई वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि चाइना जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाली कंट्री है, उसके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में हमारी कंट्री में ओनली एक बच्चा होगा, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो एक पेरेंट्स जो पेरेंट्स से एक बच्चा रख रहे हैं, तो उसी को यहां पर एजुकेशन में, जॉब में, सबको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो काफी लार्ज स्केल पर चाइना की पॉपुलेशन यहां पर घटना स्टार्ट हो गई। तो इसके चलते यहां पर आज की डेट में चाइना को यह लग रहा है कि उसकी पॉपुलेशन जो अभी प्रेजेंट टाइम पर है वो काफी ज्यादा बूढ़ी हो रही है, क्योंकि यंग जनरेशन ज्यादा पैदा उन्होंने होने नहीं दी। तो इसके चलते जो रिक्वायरमेंट है लेबर फोर्स के अंदर, जो रिक्वायरमेंट है कंट्री को आगे लेकर चलने के लिए, वो अप टू द मार्क नहीं है। तो इसके चलते काफी लार्ज स्केल पर इनकी कंट्री में जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.75 हुआ करता था 1979 में, यह घटकर 1.69 के करीब आ गया। तो यानी कि काफी ज्यादा फर्टिलिटी रेट यहां पर घटा, जिसके चलते यह बोला जा रहा है कि चाइना के अंदर 300 मिलियन के करीब जो पॉपुलेशन ऐड होनी थी वो नहीं हुई, यानी कि यह पॉपुलेशन चाइना ने ऐड होने से रोक दी। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 30 करोड़ पॉपुलेशन चाइना ने कम कर दी अपनी इस पॉलिसी को लाकर, जिसके चलते यहां पर जो बच्चे पैदा होने थे वो नहीं हो पाए। इनकी जो पॉपुलेशन है वो अब एजिंग की ओर बढ़ रही है। तो जब चाइना को लगा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, तो 2013 में चाइना के द्वारा यह पॉलिसी चेंज की गई और बोला कि चलो कोई नहीं, अगर आप लोग दूसरा बच्चा भी रखना चाहते हैं तो दूसरा बच्चा भी रख सकते हैं। यह पॉलिसी 2013 में लाई गई। अभी 2021 में यहां पर इनके द्वारा एक और पैटर्न में चेंज किया गया। अभी 3 चाइल्ड पॉलिसी ला दी गई, क्योंकि इनको यह लग रहा है कि अभी जो है अप टू द मार्क चीजें नहीं चल रही हैं, तो इसलिए इनके अंदर और चेंज लाना पड़ेगा। तो इसी के चलते देखिए ह्यूमन जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, अगर सही तरीके चीजों को आप लोग लेकर चलो, तो अगर पॉपुलेशन एजिंग होती चली जाती है तो उस कंट्री में आगे चलकर बहुत ह्यूज इंपैक्ट पड़ेगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग ऐसे समझिए, आज की डेट में जैसे हमारी कंट्री में जो यंग जनरेशन है, जो कि 30s के फेर में 25 से लेकर फिर 35 के बीच में काफी ह्यूज यंग जनरेशन है, अगर आज के डेट में हम लोगों ने इसको ढंग से यूटिलाइज नहीं किया, इनको काम नहीं दिया, हम लोगों ने प्रॉपर वे में इनकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, तो जैसे ही 20 साल के बाद ये जो पॉपुलेशन है, ये 20 या 30 साल के बाद में ये 60 साल की हो जाएगी। अब जो आज की डेट में यंग जनरेशन है ये 60 साल के हो गए। अब 60 साल की जब एज हो जाती है पर्सन की, या फिर उससे ज्यादा एज हो जाती है, फिर वो एक तरीके से अगर उसने लाइफ में कुछ काम नहीं किया, लाइफ में अगर जॉब नहीं किया, उसके पास में कोई पेंशन की स्कीम नहीं है, उसके पास में कोई अच्छा खासा रेवेन्यू नहीं है, उसके पास में अपनी सेविंग नहीं है, तो फिर वो एक तरीके से ये माना जाता है कि आगे चलकर ये कंट्री के ऊपर एक बर्डन टाइप में होने लगता है। क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बीमार है, अब उसकी हेल्थ का खर्चा आएगा, तो एक इंसान जो है कमा रहा है और एक इंसान जो है उसकी कमाई जो है एक दूसरे की हेल्थ में जा रही है, वो सारी कमाई तो प्रोडक्टिव चीजों में नहीं लग रही है, ठीक है, लेकिन वो देश का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें नहीं लग रही है, तो बीमारी में वो सारी कमाई चली जा रही है। और जैसे कोविड-19 में आप देखिए कितने सारा पैसा लगा, कितनी सारी चीजों को ये करना पड़ा। अगर वो काम हम लोग डेवलपमेंट में लगाते, कोई अच्छा डेवलपमेंट करते, तो अच्छे तरीके से हम लोग एजुकेशन में लगाते उसको पैसे को, तो काफी सारे डेवलपमेंट कर सकते थे। तो इनडायरेक्ट वे में ये बोला था कि कंट्री के ऊपर भी एक तरीके का बर्डन बन जाता है इस तरीके से, अगर पॉपुलेशन को ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जाए। इसीलिए बोला था कि पॉपुलेशन को ढंग से यूटिलाइज करना काफी ज्यादा जरूरी है। लग रहा था 2014 में जब प्रेजेंट गवर्नमेंट आई, मैं काफी एक्सपेक्ट कर रहा था कि आने वाले टाइम में जो यंग जनरेशन है उनको अच्छी खासी जॉब मिलने वाली है, अच्छी खासी हेल्थ सर्विस हमारी कंट्री में देखने को मिलेगी। पर लेकिन जो चीजें हैं वो लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरी है, और वो सारी चीजें आप लोगों के सामने है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर लीजिए, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात कर लीजिए, हर एक लेवल पर कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो डाउन की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। कुछ तो गवर्नमेंट की बात कर लीजिए आप लोग, और कुछ कोरोना ने, दोनों का मिलकर जो है वो एक ऐसा सार निकलकर सामने आया जो कभी भी लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिली। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रखिएगा इसके बारे में। ये नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में कुछ आ गया तो ये कहां से आ गया। तो भाई साहब क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए।
कार्टून के बारे में बात करें तो कार्टून ये दिखाने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट की क्या कंडीशन चल रही है यहाँ पर, तो वही दिखाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली गवर्नमेंट के जो दोनों टायर हैं वो पंचर हो चुके हैं, पेट्रोल का जो प्राइस है वो 100 यहां पर देखने को मिल रहा है आप लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट की गठड़ी जो है वो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है वैक्सीन को, ट्रीटमेंट और कोविड-19 की जो ड्रग है वो प्रॉपर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो भी यहां पर काफी कम मात्रा में यहां पर पहुंच रहा है, यानी कि एक तरीके से गाड़ी आगे नहीं चल रही है, ये कंडीशन है। और गाड़ी आगे कैसे चलेगी, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस इतना हो गया कि वो उसमें पेट्रोल डाल ही नहीं पा रहा है। तो ये एक तरीके से पूरा गवर्नमेंट को दर्शाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से चीजों को टैकल करने की कोशिश की जा रही है, तो वो यहां पर एक ब्यूरा बताया गया है। ठीक है, तो एक मोटा मोटा सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। बाकी यहां पर अगर बात करें आगे तो यहां पर अभी आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेंगे जिनको काफी अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड करिएगा। ठीक है, तो एक एक कर आइए अब आर्टिकल देखते हैं जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में भी आप लोग उनको यूज कर सकते हैं, या फिर और भी कई जगह आप लोग उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, एस्से राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो आर्टिकल के ऊपर यहां पर नजर डालते हैं। ठीक है, जो आर्टिकल है सबसे पहले जो मुझे अच्छा लगा पर्सनली, और आप लोगों को ये आसपास वाले रीजन में अगर कोई ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं तो उसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे हैं यार उनकी एक उम्र होती है, ताकि अगर उनको हम लोग ध्यान से रखें तो उन बच्चों को अगर चाइल्ड लेबर में हम लोग धकेल देते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की जो यूथ है हम लोग एक तरीके से अपनी कंट्री के डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हुए कदम को रोक रहे हैं। तो इसी के चलते बात की जा रही है। एक अच्छी बात यह है, अगर 2001 से लेके 2011 तक का सेंसस के बारे में बात करिएगा आप लोग, इसके बीच में चाइल्ड लेबर हमारी कंट्री में बढ़ा है। पर लेकिन अभी फिलहाल अगर 2000 अभी जो यहां पर अगर बात करें 2021 में जो अभी कोविड-19 की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो ये माना जा रहा है कि चाइल्ड लेबर बढ़ सकता है। रीजन क्या है, रीजन काफी बड़ा आप लोग समझ सकते हैं। एक तो लोगों की जॉब चली गई काफी लार्ज स्केल पर, जो इधर उधर से अपना काम कर रहे थे, माइग्रेंट वर्कर बनकर काम कर रहे थे, तो आगे आने वाले टाइम में लोगों के पास में लंबे समय तक जो है अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन रहने वाली है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये जैसे स्कूल बंद हो गए, काफी लार्ज स्केल पर ये चीज देखने को मिली, तो बच्चे जो स्कूल में बिजी रहते थे तो वो भी कंडीशन नहीं देखने को मिली। अब घर पर है तो कोई ना कोई काम कराने की कोशिश की जाती है, तो जिसके चलते यहां पर दिहाड़ी मजदूरी कुछ और थोड़ी एक्स्ट्रा आ जाए और अपना घर चलने लगे, तो वो कंडीशन देखने को मिलेगी। तो सिचुएशन ऐसी बन गई है जो हम लोगों को समझनी पड़ेगी। अभी रिसेंटली एक स्टडी की गई, आखिर आर्टिकल क्यों आ रहे हैं, तो कई सारी स्टडी इनके ऊपर की जा रही है, इसलिए आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेंगे। एक रिसेंट स्टडी की गई जिसमें बोला गया कि चाइल्ड लेबर और फोर्स लेबर जो है वो इंडिया के अंदर अभी यहां पर बढ़ती नजर आ रही है, बिहार के अंदर, कर्नाटक के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर। यह स्टडी किसके द्वारा की गई, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और जो द कोका कोला कंपनी है उनके द्वारा मिलकर यहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और जिसमें बोला गया कि कंडीशन जो है वो अभी अप टू द मार्क नहीं है। तो इसके बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले संविधान के बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं कि इसके बारे में संविधान में कुछ लिखा हुआ है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 21 संविधान के अंदर जाएंगे, पार्ट 3 के अंदर, तो फंडामेंटल राइट है 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। इन फंडामेंटल राइट के अंदर जो आर्टिकल 21 है उसको राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं, और इसी के साथ में यहां पर आर्टिकल 21 का जो ए है ये संविधान में संशोधन करके ऐड किया गया राइट टू एजुकेशन के बारे में। वो बोला गया ना कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को आप लोग एजुकेशन प्रोवाइड करानी है और फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, और ये माँ बाप की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बना दी कि आप लोगों की ड्यूटी है, आप लोगों की ड्यूटी है, अगर आप लोगों ने बच्चों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कराई तो फिर इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी भी चीजें आप लोग यानी कि बच्चा अगर कोई एजुकेशन लेना चाहता है और माँ बाप रोक रहे हैं तो बच्चा कोर्ट में जा सकता है अपने माँ बाप के खिलाफ भी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा हथियार है। हालांकि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या ही पता होगा इन सब चीजों के बारे में, पर हाँ प्रोविजन है, तो कोई और इसको चाहे तो इंप्लीमेंट करा सकता है कि हाँ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। आर्टिकल 24 ये वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल लगता है जब बच्चों की बात करते हैं, चाइल्ड लेबर को रोकने का बात करता है यहां पर ये। ठीक है, तो यानी कि जो एज है बिलो 14 यहां पर उनको किसी फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करना चाहिए, उनकी एज होती है पढ़ने की, तो ये आर्टिकल 24 बोलते हैं। ठीक है, संविधान के अंदर में आर्टिकल 39 के बारे में बात करिए तो ये किसके अंदर चला गया, तो ये फंडामेंटल राइट से हटकर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो हमारी कंट्री में जो पॉलिसी है उनके अंदर चला गया, डीपीएसपी बोलते हैं जिनको आप लोग। तो पार्ट 4 के अंदर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोगों को यहां पर डीपीएसपी नजर आएगा। तो इसके अंदर जो आर्टिकल 39 है वो यहां पर बात कर रहा है कि आप लोगों को कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर आनी चाहिए जिसके चलते जो वर्कर हैं, जो मैन है, जो वुमेन है, या फिर जो बच्चे हैं उनको गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए, उनको ये ना किया जाए कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए उनको फोर्सफुली कोई काम कराने की कोशिश की जा रही है तो जो सूट करता है उनकी एज के हिसाब से, उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से वही काम उनको वहां पर कराना चाहिए। यानी कि हर जगह यहां पर चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आप लोग फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर लीजिए, यहां पर ये चीजें मेंशन है। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 8वां गोल है ये बात करता है कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये यहां पर अगर बात करिएगा तो अगर आप लोगों से पूछे कोई चाइल्ड, जो एक तरीके से अगर आप लोगों से कोई एग्जाम में पूछ ले कि जो चाइल्ड लेबर है वो कहां पर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, तो ये मत बोलना कि पढ़ाया नहीं था, पढ़ाया था भाई साहब, रिविजन नहीं किया, ठीक है। तो रिविजन करते रहिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बने तो गलत ना हो जाए वो। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने बोला था कि पेंडेमिक कहां पर आता है, अगर आप लोगों से पूछे कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कहां पर आता है पेंडेमिक। पेंडेमिक आता है कहां पर, हाँ बिल्कुल सही बताया, ये होता है तीसरा, जो कि हेल्थ और इसी के साथ में वेलबींग के बारे में बात करता है। तो ये चीजें नहीं भूलनी है, ठीक है। एग्जाम में आंसर राइटिंग में भी लिख दोगे ना इन पॉइंट को, तो एग्जामिनर वो नहीं कहते 2 नंबर तो रूंगे के दे देगा, यानी कि खुश होकर दे देगा कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रखा है यानी कि अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आगे अगर बात करिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर, इसके बारे में भी आप लोगों को जानकर काफी अच्छा लगेगा कि ये भी इस फील्ड में काफी कुछ काम करती है। और इवन अगर डेफिनेशन की बात करें चाइल्ड लेबर की, तो ये बात करती है कि अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे को डिप्राइव किया जाता है, चिल्ड्रन को उसके जो बेसिकली चिल्ड्रनहुड से, यानी कि उसके बचपन से, उसका बचपन क्या होता है, पढ़े खेले खाए मौज करे एंजॉयमेंट करे, इसलिए कहते हैं कि बचपन फिर से आ जाए। आप लोग भी बोलते होंगे ना कि बचपन के दिन अच्छे थे, पर लेकिन बचपन में लगता है कि बड़े हो जाए तो जल्दी से जल्दी कुछ काम करें, वो चीजें होती है। पर लेकिन फिर भी जैसे इंसान जो होता है, सबसे बुरी कंडीशन ये कि जिस व्यवस्था में इंसान होता है, जिस अवस्था में इंसान होता है, बचपन में होता है बड़ा बनना चाहता है, बड़ा होता है तो बचपन बनना चाहता है, और बूढ़ा चला जाता है तो जवानी और बचपन दोनों याद आते हैं। तो इसलिए हमेशा जहां पर उसको एंजॉय करो, ये एक लाइफ की साइकिल है जो चलनी है। आप लोग कुछ नहीं कर सकते परेशान होकर, बस अपने आप को हर्ट करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या क्या यहां पर उनका बेसिकली जो जीवन है, उनकी डिग्निटी के बारे में ध्यान में रखते हुए, ताकि उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट हो सके, उसको हार्म न पहुंचे, उसको कोई नुकसान न पहुंचे, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि इस तरीके से आप लोगों को काम को लेकर चलना है। अगर बात की जाए एटलीस्ट डेवलप कंट्री, जो मोर देन अगर बात करें 4 in 1 जो बच्चा है यहां पर आज के डेट में इंगेज रहता है वो लेबर के अंदर में, यानी कि 5 से लेकर 17 साल के अंदर, इवन डेवलप कंट्री के अंदर जो कि अमीर कंट्री मानी जाती है, ठीक है, ठीक है। तो एक सेकेंड, सॉरी अमीर नहीं, यहां पर लीस्ट डेवलप कंट्री के बारे में बात की गई, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो जो लीस्ट डेवलप कंट्री है, यानी कि कम डेवलप कंट्री है, तो वहां पर ये कंडीशन आप लोग काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी, और इसी के चलते बच्चों का जो हेल्थ और डेवलपमेंट होता है वो ढंग से नहीं हो पाता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में मैंने बात की, 8वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो यहां पर चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है, जो इसका पॉइंट 7 है उसके अंदर में। और यूएन के बारे में बात करें तो यूएन का जो कन्वेंशन है चाइल्ड, जो यहां पर राइट ऑफ द चिल्ड्रन, ये 1989, तो ये भी यहां पर बात करता है कि चाइल्ड लेबर जैसी जो चीजें हैं उनको आप लोगों को डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता दूं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। जब 2020 में इसको सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि अब तक तो यहां पर ये डे आया नहीं है, अभी आगे आएगा जून के महीने में। तो इसकी जो थीम थी यहां पर कोविड-19 के चलते, वो थीम भी यहां पर रखी गई थी कि प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चिल्ड्रन, जो चाइल्ड लेबर है, यानी कि चाइल्ड लेबर से जो चिल्ड्रन है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। अब की बार खासकर क्योंकि कोविड-19 के चलते यहां पर जो चाइल्ड लेबर क्राइसिस आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकता है, तो उसके चलते यहां पर चीजों को संभालना पड़ेगा। ये जो डे था ज्यादा पुराना नहीं है, 2002 में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया ताकि चाइल्ड लेबर को रोका जा सके और बच्चों का जो भविष्य है उसको सही डायरेक्शन में लेकर चला जा सके। तो हर साल अब ये डे सेलिब्रेट किया जाता है एक थीम के साथ में, ताकि एलिमिनेट किया जा सके चाइल्ड लेबर को। तो एक प्यारी प्यारी बातें यहां पर काफी की गई। बाकी और कुछ बातें समझ लेते हैं। 21st सेंचुरी में अगर आप लोग देखिए, ये माना जाता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एक आज की डेट में अगर बात करें यहां पर, तो 21st सेंचुरी में यहां पर 152 मिलियन के करीब जो चिल्ड्रन है आज के डेट में वर्ल्ड वाइड चाइल्ड लेबर का शिकार है। आज के डेट में 73 मिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो तो हजार्ड जो वर्क है उसमें, यानी कि फैक्ट्री के अंदर जहां पर उनकी जान भी जा सकती है, वहां पर भी काम कर रहे हैं। यानी कि आधे के करीब बच्चे तो ऐसी बुरी दुर्गति में काम कर रहे हैं जहां पर उनको नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अगर बात करें यहां पर इंडिया में, हमारी कंट्री में सर्वे के बारे में, 95% जो चिल्ड्रन रहते हैं 6 से लेकर 13 साल की एज जब रहती है, जब स्कूल में, यानी कि बच्चे जो हैं अच्छी खासी लाइफ को एंजॉय करते हैं। पर लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, 14 से 17 तक पहुंचती है, तो सीधा सीधा यहां पर 10 से 15% आप लोगों को कटौती देखने को मिलेगी। यानी कि जैसे एज बढ़ी, बच्चे को तुरंत जो है उसको यहां पर फिर लेबर की ओर ढकेल दिया जाता है। तो इसके चलते उनका विकास नहीं हो पाता है, काफी वनरेबल चीजें देखने को मिलती है, फिजिकली भी उनको चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और साइकोलॉजी भी उनके अंदर आप लोगों को काफी ज्यादा एक गलत माहौल नजर आएगा। जिसके चलते देखिए बच्चा अगर पढ़ता है, स्कूल में जाता है, खेलता है फिरता है, फूलता खिलता है, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करता है, पर लेकिन ये प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होती है, तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। बच्चे का माइंडसेट भी एक अलग ही डायरेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर पढ़ेगा नहीं, स्कूल में नहीं जाएगा, तो फिर वो एक अलग ही तरीके से उसकी लाइफ चलेगी, वो उन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, और फिर जो भी काम मिलेगा आगे चलकर वही काम करेगा, उसमें कुछ बुरे काम भी हो सकते हैं। अगर चाइल्ड लेबर के बारे में बात करें तो अच्छी बात यह है, आंसर राइटिंग में अगर लिखने के लिए भी आए या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन भी पूछ ले कि चाइल्ड लेबर 2001 से लेकर 2011 तक बढ़ी है घटी है, तो ये घटी है, ये अच्छी बात है।
इसके चलते हमारी कंट्री में कई सारे प्रोग्राम चलाए गए, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2005। इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को अपने आसपास में ही जॉब मिल गई, तो चाइल्ड लेबर का भी फंडा जो है काफी हद तक कम हुआ। राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करें 2009 में, इससे काफी काम चला। और मिड डे मील स्कीम जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले करके गई बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए। तो कम से कम वो नहीं कहते कि जैसे आप लोगों को बोला जाए कि कुछ लोग ऐसे हैं आज के दिन में जिसको नहीं पता है कि कैसे मोबाइल चलाना है, ठीक है, तो अगर उनके पास में मोबाइल होगा ही नहीं तो कैसे सीखेंगे, पहले मोबाइल दो तो सही, फिर उसके बाद में सीखेंगे कैसे कैसे मोबाइल को चलाना है। तो इसी तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अनस्किल्ड जो लेबर फोर्स है आज के दिन में, उनको जब गांव में ही इंप्लॉयमेंट मिल गया, अपने बच्चों को लिए थोड़ा सा काम धंधा मिल गया, तो अपने बच्चों को पढ़ाने भी लगे, तो इससे कई सारी चीजें फायदे में होती नजर आई। तो इसीलिए यहां पर ये चाइल्ड लेबर घटती हुई नजर आई। तो गवर्नमेंट का काफी बड़ा रोल है इसके अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसके द्वारा बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर सकती है अपनी इंफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट कर सकती है नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पर। यहां पर ये पर्टिकुलर वेबसाइट दे रखी है www.pencil.gov.in, ठीक है। तो यहां पर जाकर आप लोग यहां पर एक तरीके से इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आसपास में कोई चाइल्ड लेबर देखने को मिले तो आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस बच्चे को उस नर्क में न ढकेलने दे जहां पर उसकी लाइफ जो है वो बर्बाद हो सकती है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, और ये जो नेक्स्ट आर्टिकल बात करेगा, ये काफी कुछ नई बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, जिसके चलते आप लोग समझ पाएंगे आरटीआई के बारे में क्या बातें की जा रही है। पहले तो आरटीआई के बारे में समझिए, आरटीआई है क्या। बेसिकली आरटीआई होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी कि हमारी कंट्री में हक है कि हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। खासकर गवर्नमेंट से जब कोई एंटिटी की बात आती है, किसी पर्टिकुलर ऐसी जो पब्लिक, एक तरीके से पब्लिक एंटिटी उसको बोल दिया गया है, तो वो आप लोग उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर, जब यहां पर कॉलोनी थी हमारी कंट्री जो बेसिकली ब्रिटेन की, उस टाइम पर यहां पर एक बात बोली गई, उस टाइम को ध्यान में रखते हुए अमर्त्य सेन जो है हमारी कंट्री में एक नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमी के फील्ड में, बोला गया कि मास हंगर और जो डेथ अंग्रेजों के टाइम पर हमारी कंट्री में देखने को मिला, वो हम लोग अगर हमारे पास में इंफॉर्मेशन होती तो ये चीजें हम लोग रोक सकते थे। यानी कि अगर पता हो हमारी कंट्री में कितने किसान जो है उनकी डेथ हो रही है, तो ही हम लोग उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे ना। गवर्नमेंट ने किसान कितनी की डेथ हो रही है, किसानों की, जो किसान सुसाइड करें, उनका डेटा ही पब्लिश करना बंद कर दिया, तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कितने किसानों की डेथ हो रही है। तो इसके बारे में कोई काम भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, तो काम कैसे हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग मान लीजिए कोई गलती कर रहे हैं जिंदगी में, ठीक है, जब तक आप लोग उसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप लोग कैसे मानेंगे कि हाँ आप लोगों को उसमें इंप्रूवमेंट करना है। आप लोग गलती को गलती नहीं मान रहे हैं तो कैसे सुधरेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर मैंने वीडियो देखी थी आंसर राइटिंग की, काफी टाइम हो गया, सर मैंने अब तक आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट नहीं किया, सर मैं कैसे इंप्रूव करूं। अरे भाई साहब लिखना तो स्टार्ट करो, मां के पेट से सीख के थोड़ा ना आएगा कोई। तो वहां पर वो वीडियो में मैंने बोला भी है पर्टिकुलरली फोकस देकर कि मैंने कहा इस वीडियो को आगे तभी आप लोगों को तब देखना है अगर आप लोग कमिटमेंट करो वीडियो के नीचे कि हाँ आज से आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। तो ये चीजें आप लोग तभी तो कर पाओगे यार आगे चलकर। जब आप लोग स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कैसे काम चल जाएगा। तो जो बात यहां पर बोली गई कि इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से अंग्रेजों के टाइम पर काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में लोगों की जान गई। उस टाइम पर अगर इंफॉर्मेशन होती तो प्रोटेस्ट होते और वो हरकतों को रोका जाता। डिट्टो यानी कि सेम टू सेम पेंडेमिक मैनेजमेंट में देखने को मिल रही है यहां पर। तो इसके ऊपर कमेंट आप लोगों को करना है। एक प्यारा आंसर है, आप प्यारा क्वेश्चन है, एक अच्छा आंसर आप लोगों को देना है और मैक्सिमम चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी इस पर्टिकुलर जो डिस्कशन में करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के अभी बात करें, सुप्रीम कोर्ट को यहां पर इसमें एंट्री करनी चाहिए और गवर्नमेंट को ऑर्डर देना चाहिए कि स्यूमोटो एक्शन लेकर, स्यूमोटो का मतलब क्या होता है अपने आप एक्शन ले ले कि हाँ ये गलत चीजें हो रही है इसको सुधारना चाहिए, तो स्यूमोटो एक्शन कोर्ट ले सकते हैं। तो बोला गया कि सेक्शन 4 और सेक्शन जो 7 है आरटीआई इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी एक्ट का, यहां पर सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी याद आ रहा है, कई दिन से पढ़ा के, राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है यहां पर इसके अंदर, तो यहां पर बेसिकली डायरेक्ट करना है कि अर्जेंट तौर पर लोगों के सामने जो कि लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड अगर कोई चीजें होती हैं तो उनको प्रेजेंट करने की बात की जाती है। और लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि दवाइयां कहां जा रही हैं, वेंटिलेटर कहां है, जो पीएम केयर का पैसा कहां है, तो लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, वरना बहुत सारे लोगों की जान जाएगी जैसा अमर्त्य सेन साहब के द्वारा बोला गया था और इनको हम लोग काउंट भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आर्टिकल की ओर, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। ऑफिशियल जो सीक्रेसी के नाम पर लोगों को इंफॉर्मेशन न प्रोवाइड कराना, यह क्राइसिस को और बढ़ाएगा जैसा अंग्रेजों के टाइम पर बढ़ाया गया था। यह भी आप लोगों से एसए के तौर पर भी पूछा जा सकता है। इस तरीके की स्टेटमेंट आप लोगों को दे दी जाती है पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए और बोलेंगे कि बताइए इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। अभी समझ लेते हैं क्या क्या
ये चीजें आप लोग जान पाएंगे अच्छे से। अगस्त 2020 में जब कोविड 19 के चलते काफी कुछ हमारी कंट्री में हो चुका था, फर्स्ट वेव के चलते गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड 19, जिसको यहां पर नेगवेक बोला गया यहां पर, तो NEGVAC। तो ये जो ग्रुप बनाया गया एक नोडल एजेंसी यानी कि होल सोल अथॉरिटी बनाई गई। कोई भी मैटर अगर आएगा वैक्सीन को कैसे एडमिनिस्टर करना है, कैसे वैक्सीन लोगों तक पहुंचनी है, तो इसके अंदर सारी पावर दे दी गई इसको गवर्नमेंट के द्वारा। अब लोगों के द्वारा पूछा गया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू कि भाई साहब आप लोग बताइए तो सही क्या डिटेल प्लान आप लोगों ने बना रखा है, क्या क्या मीटिंग आप लोगों ने की है। वो सारी बातें जब यहां पर RTI के थ्रू पूछी गई तो मिनिस्ट्री जो है यहां पर हेल्थ मिनिस्ट्री, उसके द्वारा रिप्लाई दिया गया कि ये क्वेश्चन आप लोगों को किससे पूछना चाहिए ये तो मुझे सुनकर भी ये चाहिए। इनके द्वारा बोला गया कि ये जो आप लोग जानना चाह रहे हैं, ठीक है, ये कंसर्न जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, बोला गया कि यहां पर दैट इट डज नॉट नो, कि ये जानती नहीं है कि ये कंसर्न डॉक्यूमेंट है, आप लोगों का आंसर कौन देगा। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहां पर इससे कि ये बताइए कि इसकी मीटिंग कहां हुई है, तो RTI का जवाब ये आया कि हम लोगों को नहीं पता है कि इसका आंसर क्या देना है, यानी कहां से इसका आंसर मिलेगा इस डॉक्यूमेंट का। समझ रहे हैं आप लोग। आगे बात करते हैं, अभी सुनकर आप लोगों को और मजा आएगा। डेट और क्या क्या मिनट्स यहां पर मीटिंग की रही है उसके बारे में जब पूछा गया कि किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो डॉक्टर नवेदिता गुप्ता जो कि यहां पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनके द्वारा डिनाई कर दिया गया। बोला कि इसके पीछे कोई प्रॉपर लॉजिक भी नहीं दिया गया। ये बोल देगा कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है ही नहीं है। तो भाई साहब ये इंफॉर्मेशन इसीलिए तो हम लोग मांग रहे हैं क्योंकि पब्लिक डोमेन में नहीं है, तभी तो पब्लिक डोमेन में आएगी RTI के थ्रू, और मांगी किस लिए रहे हैं। तो इनके द्वारा ये बोल देगा कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में ही नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं देंगे ये तो वही तरीका हो गया कि एक इंसान बीमार पड़ा हुआ है, उसको बोलो यार इसको दवाई दे दो, सही हो जाएगा। नहीं, इसको हम लोग दवाई देंगे नहीं क्योंकि इसको ये बीमार पड़ा हुआ है। अरे बीमार पड़ा हुआ है इसीलिए तो उसको दवाई देनी है, वरना दवाई की जरूरत क्या है उसको। तो वो बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां पर बेसिकली एक साइन किया गया ICMR के साथ में और भारत बायोटेक के साथ में, तो कोविड 19 की वैक्सीन को कैसे लेकर चलना है। जब पूछा गया इस मेमोरेंडम के बारे में कि कैसे कैसे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ICMR जो है वो गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, कैसे कैसे दवाई को लेकर चल रहे हैं, तो उसमें भी इंफॉर्मेशन देने से साफ साफ मना कर दिया। तो 7 साल जो यहां पर गवर्नमेंट ने अभी अपने पूरे किए हैं। अगर यहां पर देखा जाए तो RTI की कमर तोड़ दिया, ये बोला जा रहा है कि RTI लड़खड़ा कर चल रहा है। RTI के अंदर कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं जाती है, कोई ना कोई बहाना बनाकर जो है चीजों को टर्न आउट कर दिया जाता है, और इसके चलते पेंडेमिक और ज्यादा बढ़ रहा है। कितने लोगों की जान चली गई है अभी हमारी कंट्री में, प्रॉपर वे में इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। कई सारे लोकल न्यूज़पेपर ने बताया कि इस एरिया में 700 लोगों की जान चली गई, और जो ऑफिशियल डेटा ने बताया कि इस एरिया में 70 लोगों की जान चली गई। तो इतना भी डिफरेंस आप लोगों को कई बार देखने को मिलेगा। तो ये जो डेटा आप लोगों के सामने निकल कर आता है ना कि 2.5 लाख जान जा चुकी है, 3 लाख जान चुकी है। अभी USA की एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया था कि इंडिया के अंदर 8 से 9 लाख लोगों की जान जा चुकी है, जिसको हम लोग बता ही नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से डेटा वहां पर भी अप टू द मार्क नहीं है, उसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अभी गंगा के रिवर के अंदर ही देख लीजिए, पता है कहां कहां से बॉडी आ रही है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। लोकल एरिया में किसी की डेथ हो गई, किसी को पता ही नहीं है। तो इसके चलते यहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना कराना, तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। RTI रिक्वेस्ट के थ्रू जब यहां पर बात की जाती है कि हाँ बातों का पता चलना चाहिए कि किस तरीके से कोविड 19 को आप लोग लेकर चल रहे हैं, कि कैसे वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किस तरीके से उसकी प्राइसिंग की जा रही है, लॉकडाउन की क्या क्या प्लानिंग आप लोगों ने कर रखी है, इनके बारे में क्या क्या एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। और इसी के साथ में जो PM केयर का जो एक तरीके से एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि 10,000 करोड़ रुपए आए हैं, उसको कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है, तो किसी के भी बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताई जा रही है। ना कि दवाई के बारे में बताई जा रही है, ना उसका प्राइस को कैसे डिसाइड कर रहे हैं, लॉकडाउन की प्लानिंग क्या है, किस तरीके से PM केयर फंड को यूज करें। तो हर जगह आप लोगों को धुंधलापन नजर आएगा। सेंट्रलाइजेशन जो किया जा रहा है, का मिस गवर्नेंस जो देखने को मिल रही है, ये कोविड 19 को और ज्यादा बढ़ावा ही देगी। क्योंकि अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट सही डायरेक्शन में चल रही है नहीं चल रही है। और जब ये पता ही नहीं चलेगा तो फिर कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से करती रहेगी जो कर रहे हैं, तो बाकी जनता का कोई प्रेशर नहीं आएगा, तो ये सही तरीका नहीं होगा। अभी अगर बात करें यहां पर थाउजेंड्स ऑफ डेथ हो रही है डेली, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जब बात की गई कि आप लोगों से पूछा गया, यानी कि गवर्नमेंट से पूछा गया इंफॉर्मेशन के बारे में कि लाइफ सेविंग पॉलिसी आप लोगों ने क्या बनाई है इस पर्टिकुलर जो डेथ इतनी जा रही है, तो उसके चलते यहां पर गवर्नमेंट का कोई रिप्लाई नहीं है। एग्जांपल के तौर पर अगर पूछा जाए कि यहां पर जनवरी 3 को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल दिया गया कोवैक्सीन दवाई को, जिसको दबाकर जनता ले रही है, लाइन में लग कर ऐप पर अपना रजिस्टर करा कर आगे। अभी यहां पर इस पर्टिकुलर दवाई के बारे में फेज 3 कि क्लिनिकल ट्रायल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, जो कि पब्लिश करनी चाहिए थी अब से पहले, पर लेकिन अब तक इसको पब्लिश नहीं किया गया। तो इसके बारे में पूछा जाए तो इसके बारे में कोई बताने के लिए तैयार नहीं है।
जो यहां पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उसने आरटीआई में डिनाई कर दिया बातें बताने से। कोविशील्ड और इसी के साथ में जो यहां पर जो कोवैक्सीन दवाई है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी इफिकेसी के बारे में कि कितनी अच्छे से इफिकेसी है इसकी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। बोला गया कि ये एक तरीके से ये जो सेफ बेसिकली जो है, इसलिए ये बोलकर मना कर दिया गया कि कमर्शियल इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल हम लोगों को ही रखनी है, तो ये बोलकर यहां पर मना कर दिया गया। इसी के साथ में अगर बोले ये इंफॉर्मेशन तो ये वो छिपा रहे हैं जो ये टाइम टू टाइम पब्लिश खुद की जाती है, जो अलग अलग जर्नल हैं जो मेडिकल के, उनके अंदर बिना पूछे ये डेटा पब्लिश किया जाता है और हमारी गवर्नमेंट उसको छिपा रही है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि किस डायरेक्शन में चीजें चल रही है। यानी कि नॉर्मल कंट्री में ये जो डेटा है कि हाँ ये दवाई कितनी एफिकेसी है इस दवाई की और किस तरीके से क्या क्या काम चल रहा है, वो अपने आप पब्लिश करना होता है बिना पूछे हुए, और यहां पर पूछने के बाद भी नहीं बताया जा रहा है। तो ये बात यहां पर राइटर बोल रहे हैं। अब यहां पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का मानना ये है कि ये दवाई 110% सेफ है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर ये क्यों नहीं बता रहे हैं? अगर इनको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये दवाई अच्छा काम कर रही है और धड़ल्ले से इन दवाइयों को बेचा जा रहा है, लोगों को भी और स्टेट को भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो फिर यहां पर क्यों इसके बारे में नहीं पता चल रहा है? पहली बात तो ये होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये इंटरेस्टिंग लगी मुझे थोड़ी सी और ज्यादा, इसको ध्यान से सुनिएगा। बोला जा रहा है कि जो दवाई की कमी है हमारी कंट्री में वो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिली। इवन पोस्टपोन कर दिया गया प्रोग्राम की हाँ अभी हम लोग दवाई प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो हमारी कंट्री में टारगेट रखा गया था 30 करोड़ लोगों को दवाई प्रोवाइड कराना, ठीक है, पर लेकिन अब तक का 4 करोड़ लोगों को ही दवाई प्रोवाइड कराई गई है। तो 30 करोड़ में से 4 करोड़ को दवाई प्रोवाइड कराई गई है। तो इसके चलते राइटर अपना जवाब दे रहे हैं कि क्या कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है और क्या होना चाहिए था। कोवैक्सीन दवाई कैसे डेवलप की जा रही है? आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, साइंटिफिक जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल जो यहां पर केमिकल टेक्नोलॉजी, जो कि यहां पर को ओन किया जाता है आईसीएमआर के द्वारा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये जो प्रोग्राम यहां पर चल रहा है ये मैक्सिमम गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। यहां पर ये आईसीएमआर वगैरह हो गए सारे, तो मैसिव वैक्सीन प्रोडक्शन कर सकते थे गवर्नमेंट, जो कि फैसिलिटी काफी लार्ज स्केल पर ऐसी पड़ी है जिसको यूज नहीं किया जा रहा है, तो काफी कुछ डेवलपमेंट किया जा सकता था। पर लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी जो सीक्रेसी को ध्यान में रखते हुए चीजों को छिपाकर तो रखा, पर लेकिन कोई प्लान नहीं बनाया। लग रहा था कि कोविड-19 चला गया और उसको सेलिब्रेट करने लगे कि फर्स्ट वेव खत्म हो गई, सेकंड वेव आएगी नहीं, तो क्या फालतू में और दवाइयां बनाना, क्या फालतू में खर्चा करना, तो पैसे को कहीं और यूज कर लेते हैं, अपना बहुत सारे और भी काम है उनमें यूज कर लेते हैं, जैसे आप लोगों को पता है क्या क्या काम चल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये इंफॉर्मेशन ब्लैक होल बन गए यहां पर। यानी कि जो भी बातें गवर्नमेंट से पूछी गई सारी समरी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराने से मना कर दी, जबकि एक फंडामेंटल राइट है ऑलरेडी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पर लेकिन नहीं मिली किसी को इन्फॉर्मेशन। प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर आप लोग बात करिए तो जो आप लोगों को मिस मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, लैक ऑफ प्रिपरेशन देखने को मिलेगी, कैसे वायरस को टैकल करना है, इसलिए बातें नहीं बताई जा रही है। अगर कोई प्रॉपर प्लानिंग करके चलता है ना तो वो सीना ठोक कर बताता है कि ये कर रखा है भाई साहब और ऐसे इसको कंट्रोल करके दिखाएंगे। छिपाने का मतलब क्या हो गया? छिपाने का मतलब ये है कि आप लोगों ने कुछ प्लानिंग की ही नहीं थी, इसलिए ये चीजें देखने को मिल रही है और रैंडम वे में फिर सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो अंडरमाइन किया जा रहा है यहां पर एक तरीके से, कई सारे इवन जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा बोला गया, हेल्थ एक्सपर्ट के द्वारा बोला गया कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ ताकि उसके बेस पर हम लोग भी कुछ सजेशन दे सकें। पर लेकिन कोई फीडबैक के लिए जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट बोल रही है हमें फीडबैक की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग शानदार तरीके से जानते हैं कि हम लोग कैसे काम करना है। तो 900 के करीब साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ। तो प्राइम मिनिस्टर जो यहां पर बोला गया कि एक तरीके से अपील की गई प्राइम मिनिस्टर से, पर लेकिन किसी को यह डेटा नहीं मिला और वो ऐसा का ऐसा अनचेंज पड़ा हुआ है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे हमारी कंट्री में कोविड-19 की दवाई को हम लोग लेकर चल रहे हैं और कैसे पूरी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। तो ये पूरा डेटा है आप लोगों के सामने। अब आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, और एग्जाम में कुछ लिखने के लिए आए तो कैसे यूटिलाइज करना है, तो यू नो बेटर देन मी कि कैसे इनको यूटिलाइज करना है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये भी काफी प्यारा आर्टिकल है, थोड़ा सा डिटेल में इसको भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले। ये बात कर रहा है एफडीआई के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी कंट्री में एफडीआई का फ्लो बढ़ा है। तो एफडीआई का जो फ्लो बढ़ा है ये बोला है कि फ्लो जो है शॉर्ट टाइम का है। शॉर्ट टाइम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में अभी फिलहाल जो है माहौल ठीक ठाक है, तो वहां पर आकर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। हमारी कंट्री कंपेयर में दूसरी कंट्री बहुत ज्यादा खराब है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। एक बैंक में आप लोगों ने पैसा लगा दिया, एक पॉलिसी में आप लोगों ने पैसा लगा दिया, वो पॉलिसी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, वहां से निकालकर दूसरी पॉलिसी में आप लोगों ने पैसा लगा दिया। इसी तरीके से कंट्री बेस्ड कंट्री इन्वेस्टमेंट किए आते हैं। तो जो एफबीआई का जो यहां पर एफडीआई का जो फ्लो है यहां पर अभी ये बोला जा रहा है कि ये एक तरीका टेम्परेरी एक पुल बोल सकते, टेम्परेरी एक तरीका ये फ्लो बोल सकते हैं, ये कंटिन्यूअसली चलने वाला नहीं है, जो है अभी टेम्परेरी तौर पर है। पर लेकिन फिर भी जो है इसके बारे में समझते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए, ठीक है।
टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में जो अभी देखने को मिला वो 81.7 बिलियन के करीब देखने को मिला, जो कि 10% इंक्रीमेंट बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये किसके द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा यहां पर ये कि जो ग्रोस इनफ्लो और ग्रोस इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? ग्रोस इनफ्लो और ग्रोस इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की जाती है। टोटल एफडीआई इनफ्लो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज की जाती है। तो दोनों को इंटरचेंज करके क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो तुरंत आप लोग धाराशायी हो जाओगे, पर लेकिन अगर ध्यान से सुना होगा तो क्वेश्चन को आप लोग धाराशायी कर दोगे, ठीक है? तो ये चीजें ध्यान रखना। अभी अगर बात की जाए तो मेजरमेंट कई सारे लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, पॉलिसी रिफॉर्म लाए गए हैं, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का काम किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का काम किया है, जिसके चलते एफडीआई का फ्लो देखने को मिल रहा है। तो एफडीआई का फ्लो 10% बढ़ गया, पर लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट जो यहां पर कोई अगर बाहर की कंट्री, बाहर के लोग आकर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कंपनी के शेयर टाइप ऑफ खरीद रहे हैं, ठीक है? तो एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। अगर बात करें हमारी कंट्री में जो अभी एफडीआई जो फ्लो देखने को मिला 74.39 था, अभी बढ़कर यहां पर 82 हो गया है। तो इसमें सिंगापुर जो है सबसे ज्यादा, यूएसए दूसरे नंबर पर, मॉरिशस तीसरे नंबर पर एफडीआई प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर बात करें काफी बड़ा ग्रोथ देखने को मिला सऊदी अरेबिया से, 19 मिलियन के करीब था, अब यहां पर 2.8 बिलियन हो गया है, मिलियन से बिलियन में पहुंच गया है। अच्छा खासा जो फ्लो निकल कर आया। अगर बात करें एफडीआई के बारे में तो यूएसए का डबल हो गया लगभग, क्योंकि यूएसए कोविड-19 से कवर कर गया डोनाल्ड ट्रंप के बाद में। अब यहां पर देखा जाए तो यूके से 44% बढ़ गया। और सबसे ज्यादा एफडीआई कहां पर आया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा एग्जाम में। गुजरात से 37% के करीब देखने को मिला, महाराष्ट्र से आप लोग यहां पर 27% और कर्नाटक से 13% के करीब यहां पर जो सबसे ज्यादा है गुजरात में है, फिर महाराष्ट्र में और फिर कर्नाटक में। कंप्यूटर और जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये सारे फील्ड में सबसे ज्यादा देखने को मिला एफडीआई। इसी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर में 13% और सर्विस में 8% और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 44% के करीब एफडीआई यहां पर देखने को मिला। तो ये टोटल एफडीआई जो हमारी कंट्री में अभी देखने को मिल रहा है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो एक मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा तो फिर आप लोग कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बिल्कुल माइंड में आप लोग क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ कहां पर किस फील्ड में है, और आंसर राइटिंग में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को और बताता हूं, यहां पर एफडीआई दो तरीके से आता है, एक तो बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट और दूसरा बोलते हैं गवर्नमेंट रूट। तो जो ऑटोमेटिक रूट होता है उसमें क्या होता है, जो आरबीआई और इसी के साथ में गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है, डायरेक्ट आ जाता है। पर लेकिन जो गवर्नमेंट रूट होता है वहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो पोर्टल है वो फैसिलिटेट करता है, सिंगल विंडो क्लियरेंस यानी कि वहां से होकर निकलता है। और ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड जो इंटरनल ट्रेड है यानी कि डीपीआईआईटी, ठीक है? तो डीपीआईआईटी के द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। तो ये एफडीआई हमारी कंट्री में अलाउ करते हैं, तो इसके चलते आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ओके, तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। एक और छोटा सा आर्टिकल है जिसमें कुछ बातें बताई गई हैं बेसिकली हमारी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, ठीक है? तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये तो मैंने आप लोग कई बार बताई है कि हमारी कंट्री में दो तरीके की पॉलिसी आप लोग को देखने को मिलेगी। एक तो आरबीआई कंट्रोल करता है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है जिसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। जब मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी मिल जाती है तब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करना है, महंगाई कैसे कंट्रोल करनी है और स्टेबिलिटी कैसे लानी है, उन सब मुद्दों पर बात होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्ट आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, सारे कैसे चेंज हो रहे हैं, आरबीआई कंट्रोल करता है, किस तरीके से चीजों को लेकर चले हैं। फिस्कल पॉलिसी, टैक्स कहां पर लगना है, जीएसटी में क्या क्या रेट होने हैं, कहां पर कितना पैसा खर्च करना है, ये गवर्नमेंट देखकर चलती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारी कंट्री में अगर पूछे आप लोगों से किसके द्वारा क्रिएट की गई थी, तो हमारी कंट्री में एक कमेटी आई थी उर्जित पटेल, ठीक है? तो 2014 में उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है? जो कि आरबीआई के जो आप लोगों को देखने को मिला आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किया गया यहां पर इनकी अध्यक्षता में। तो जब यहां पर ये कमेटी आई, इसके द्वारा बोला गया एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टाइप की कोई ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो इन्फ्लेशन महंगाई को कंट्रोल करे। तो 2016 में ये बना दिया गया, किसके तहत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत, ठीक है? याद रखना, इसके तहत इसको बनाया गया, इसको कंट्रोल करने के लिए। तो वो यहां पर काफी हद तक काम करता है। तो 6 मेंबर इसके अंदर देखने को मिलेंगे, 3 आरबीआई के और 3 देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट के, और आरबीआई के जो गवर्नर है वो इसके चेयरमैन रहते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग इनको दे दी गई, 4 ± 2 आप लोगों को इन्फ्लेशन टारगेट करना है, तो 2 से लेकर 6 तक का। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अभी फिलहाल के टाइम पर ये जो है पॉलिसी जो है 2016 से लेकर 2021 मार्च तक थी, मार्च खत्म हो गया, तो अभी 5 साल और इसको बढ़ा दिया गया, 2026 तक इसको कर दिया गया है। सेम पॉलिसी सेम पैटर्न को फॉलो करके चलेगी जो अब तक फॉलो कर रहे थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रखिएगा। तो आरबीआई भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है जब स्टेबिलिटी की बात आती है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये था इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों ने ढंग से समझा होगा।
बाकी एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर कोविड 19 के बारे में क्या क्या बातें कर रहा है, वही सारी बातें कि किस तरीके की चीजों को लेकर चल रहे हैं हेल्थ के बारे में। तो बोला जा रहा है कि अभी यहाँ पर एनएसओ के द्वारा जो पब्लिश की गई हमारी कंट्री की इकोनॉमिक वो 7.3 ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अगर फुल ईयर के बारे में बात करें, क्रिएट करनी पड़ेगी जॉब, बूस्ट करना पड़ेगा इनकम, इसी के साथ में वैक्सीन साथ में लेकर चलनी पड़ेगी, तब जाकर अपनी अर्थव्यवस्था को आप लोग यहाँ पर संभाल पाएंगे। दिक्कतें क्या देखने को मिल गई यहाँ पर हमारी कंट्री में, क्या प्रॉब्लम निकल कर आई? एक तो फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट टू प्लान और प्लेस द प्रोक्योरमेंट ऑर्डर, यानी कि दवाई ना तो प्रॉपर वे में प्रोक्योर करी गई और ना ही कोई ऑर्डर प्लेस किया गया, क्योंकि फर्स्ट ये लग रहा था कि कोविड 19 चला गया है। ठीक है, फेलियर क्या रहा हमारी कंट्री में कि हम लोग के पास में जो दो कंपनी थी जिनको पूरी पावर दे रखी थी दवाई बनाने की, वो भी अपना प्रॉपर जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकी। तीसरी बात क्या थी, अपनी कंट्री के बारे में तो सोचा नहीं, एक्सपोर्ट करने में लगे हुए ना कि इंपोर्ट करने में। तो वैक्सीन जो है जनवरी से लेकर अप्रैल तक दबाकर एक्सपोर्ट की गई। अब दिखा कि हाँ कंडीशन खराब हो गई है, फिर अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। तो ये भी आप लोग अगर गवर्नमेंट को सजेशन देने में बात करना चाहते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट सजेशन ये भी आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी लोगों के हाथ में जॉब होगी, पैसा आएगा, तभी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, तभी वो कुछ खर्चा करेंगे। तो ये एक पैटर्न यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था इसका आंसर क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर है बी। ठीक है, तो बी आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है। बेसिकली एक्सप्लोजिव और जो पेट्रोलियम जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका महाराष्ट्र नागपुर के अंदर में है। तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से आंसर यहाँ पर दिया इसका। बाकी देखिए जो कम्युनिटी टैग में मैंने आप लोगों से पूछा है कि वीडियो कब चाहिए, 12 बजे तक कम से कम आप लोग 12-1 बजे तक आप लोग वहां पर वोटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों से इस बेस पर वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जो संडे वाला है, वरना फिर 6 बजे संडे को आएगी तो वो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। सारी जो पीडीएफ है इकट्ठी यहाँ पर मिल जाएगी, ये इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी पैसा आप लोगों को इसके लिए पे नहीं करना है। तो यहां पर जाकर आप लोगों को सारी चीजें इकट्ठी मिल जाएंगी। ट्विटर पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, ये सारे लिंक वीडियो के नीचे हैं। बाकी अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।